morning, my dear students. It is around 6:30 in the morning, and first of all, I decided कि कुछ मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा है, मैं बीच में आ जाता हूँ ना उस वक्त. I want to discuss a few questions with you. Questions ही questions है वैसे तो, थोड़ा सा बताएंगे आज. पावर के क्वेश्चंस क्या होते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट इनपुट क्या होती है. Let's come here. He says that we have the NCERT concept, please. This is an NCERT. A particle starts from rest and moves along a straight line such that its speed, velocity बोल सकते हो, या स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो एक ही बात है, is given by v is equal to k under root of s. Find the work done in the first t seconds. Find the work done by all the forces in the first t seconds. Work done. क्या दिमाग में आता है सबसे पहले? Force into distance. कई बार आ जाता है work done is change in kinetic energy. He's saying the work done in the first t seconds. अगर दिमाग में आता है force into distance, force is mass into acceleration into distance. ये बड़ा last step आपका. I'm just inculcating the thought process in your mind. ये last step बड़ा आपके पास force into distance. Force into distance होगा तो हम कहेंगे mass into acceleration into distance. In these kinds of questions, you have to answer in terms of what is given to you, k, root s और t. इन terms में आपने आंसर करना है, ये और ये पड़ा आपका आंसर. अगर मेरे को वैसे भी पूछो तो याद थोड़ी होगा, याद होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता. You will always have to work it out. सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास इक्वेशन है k रूट s, एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी मेरे पास है, क्या करूंगा, डिफरेंशिएट. दिस इज द थॉट प्रोसेस. इफ आई डिफरेंशिएट वेलोसिटी आई विल ऑब्टेन एक्सेलरेशन. क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d by dt of v square, k square is a constant, d by dt of s. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम में अगर यहाँ पे d by dv होता तो वो सिर्फ 2v आता. और वह d by dt of v square, अगर आप अपने डिफरेंशिएशन के नोट्स देखो उसमें मैंने ये आपको करवाया होगा. इफ द डिफरेंशिएशन इज बीइंग डन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, समथिंग एल्स मतलब v कर रहा है यहाँ टाइम, तो we will first of all differentiate it as if we are differentiating with respect to v. तो 2v आ गया, पर अभी बात खत्म नहीं हुई. We will have to differentiate by d by dt of v. ठीक है, मैं यहां स्टार डाल देता हूं. d by d x of x square कितना, 2x, पर d by dt of x square कितना है. पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो एज इफ विद रिस्पेक्ट टू s, फिर हमने इस चीज का डिफरेंशियल भी तो करना है. ये भी पावर का किया था, इनटू d by dt of x, यहां भी किया था, पर वो d by dx of x, ये क्या आ गया था, 1. इस करके हम कभी लिखते ही नहीं है. So this is another very small but very important step. ठीक है, उस वक्त थोड़ा कम समझ आता है, अब थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है, यूज बड़ा हो जाता है. d by dt of v square is k square into d by dt of s. d by dt of s, rate of change of displacement with time, वो आ जाती है वेलोसिटी. ये वेलोसिटी कट गई, dv by dt मेरे पास आ गया k square upon 2. dv by dt, rate of change of velocity with time, वो होती है एक्सेलरेशन, k square by 2. सडनली मेरे मन में एक घंटी बजती है, एक
घंटी बजती है, एक्सेलरेशन के स्क्वायर बाय टी आ गई। ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। ये आपकी है, ये मैं अच्छा चलो, ये एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास। एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास, तो इन अ टाइम t the distance traveled is s is equal to half at square. These equations can be applied for uniform acceleration only. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना होती, यहाँ टाइम पे डिपेंडेंट आ जाती, तो फिर मैं पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालता, उसको इंटीग्रेट करके, फिर उसको इंटीग्रेट करके मैं डिस्टेंस निकालता। थोड़ा लंबा पेचा था। तो जब मेरे को पता लग गया कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मैंने डायरेक्टली लगाया s is half a t square, half a t square, ये डिस्टेंस आ गया। The work done is force into distance. मैंने सिंपली वैल्यू पुट कर दी m a into distance. See the thought process. जब भी क्वेश्चन पढ़ो, जितने क्वेश्चंस करी जाएंगे, अपना थॉट प्रोसेस इंप्रूव कर दो। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करोगे सिर्फ, तो आप बेटे कभी सीखोगे नहीं। टेक योर टाइम, किताब साइड पे रखो, रफ में करके देखो। मेरे लिए नोट्स थोड़ी बनाने हैं आपने, अपने लिए बनाने हैं कि हो गया जी मेरा काम मम्मी, अब मैंने पबजी खेलनी है। You are working for your own selves. Your parents and teachers are going to support you in this endeavor, and once you start doing it in this manner, you will really begin to enjoy your work. Come on boys and girls, ये आपका वर्क डन आ गया। एक और तरीका बताता हूं। एक और तरीका ये है कि जब मेरे पास ये इक्वेशन आई, v square is equal to k square into s, ये इक्वेशन को देख के मेरे को लगा यार ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन। कैसे? v square minus 0 is 2as, compare with v square is equal to 2as. Whenever the square of speed is directly proportional to s, this acceleration is constant. इसका मतलब है कि k square की वैल्यू 2a नजर आया, k square की वैल्यू 2a है, therefore k square is equal to 2a और a is k square upon 2। एक ही बात होगी, वो डिफरेंशिएट किया गया था। आप बोलोगे सर हमेशा ऐसे कर सकते हैं? अगर आपको इक्वेशंस देखनी आते हैं, तीन इक्वेशंस हैं। s is half a t square if the distance traveled is proportional to square of the time, uniform acceleration. v square is proportional to s, uniform acceleration है। v proportional to t, uniform acceleration है। जो काइनेमैटिक्स है ना, काइनेमैटिक्स और यहाँ बेसिक काइनेमैटिक्स यहाँ पे यूज हो जाती है। ग्राफ्स भी दोबारा आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी, बिटा दो। सो क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं लगता करने को, इट इज जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट द थॉट प्रोसेस इन योर माइंड। हाउ डू यू थिंक? प्लीज सी, ये क्वेश्चन को देख के दोबारा रफ में करके देखो, फिर थोड़ा अटकेगा, फिर जहां अटका फिर दोबारा उसको देखो। जब 3-4 बारी कर लो, यार मेरे को तो 3-4 बारी करना पड़ता है, आपको शायद 2 बारी करना पड़ता हो, आप इंटेलिजेंट हैं। कईयों को शायद देख के नहीं, देख के नहीं होता, देख के नहीं होता, लिख के ही होगा। रफ पेजेस लिखो। यू कैन कम ऑन द टेबल ऑफ एनी टीचर, even after 30 years of teaching or 25 years of teaching, we have so many coaching centers in the neighborhood. आप किसी भी टीचर के टेबल पे जाके देख लो, कितनी वाइट शीट्स पड़ी होंगी, उन पे लिखे जाते हैं, so that we are able to explain it to you in a better manner. कोई भी क्वेश्चन हो लिख के करो। लो, differentiation comes up again.
क्वेश्चन मैंने इस तरह के पहले भी बहुत कराए हैं, अभी दोबारा कराता हूं। He says that you have an inclined plane of inclination theta, और एक ब्लॉक है, कोई भी बॉडी है, उसको हमने एक स्पीड u दी, इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक स्पीड u दे दी, तो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे भी रुक जाएगा। इफ यू आर पुशिंग अ बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, उसकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैं थोड़ा थोड़ा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेता हूं, पढ़ाना आपको अभी, पर यू नो, तो उसकी जो सारी काइनेटिक एनर्जी है, द सेम थिंग्स, इफ यू सी वेरियस बुक्स, द सेम थिंग्स कैन बी डन इन सो मेनी वेज। वो पहले वन डायमेंशनल मोशन के साथ उसकी एक्सेलरेशन निकालेगा, फिर फोर्स मास इनटू, कोई जरूरत नहीं है। The entire kinetic energy, which is half mu square, would be used in one way only on a horizontal floor in doing the work done against friction. But if you are pushing the body up an inclined plane, अभी बहुत क्वेश्चंस किए हैं ना टेस्ट में, if you are pushing the body up an inclined plane, then there are two forces which needs to be overcome. This blue one is mg sin theta and black के साथ मार्क्ड है friction. दो चीजें ओवरकम करनी है आपने। हाफ mu square is the work done against friction and mg sin theta. दो चीजें ओवरकम हो रही हैं, the force of friction and mg sin theta. तो जो force of friction है, that is half mu square, mg sin theta plus mu mg cos theta, friction mu into r, r is mg cos theta into this, यहां से ऐसा आगे पहले भी कराया। He says as the body goes up, what is the work done against friction only? The work done by friction is frictional force into distance. Frictional force ये आ गई हमारे पास, ये cos theta into distance हो जाएगा। वो ये भी कह सकता है what is the work done by gravity? Gravity का जो ये वाला component है mg cos theta, ये तो कोई काम ही नहीं करता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर है। mg sin थीटा के अगेंस्ट सिर्फ काम करना पड़ता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी इज mg sin थीटा, अगेंस्ट ही हो रहा है काम तो वैसे, इज mg sin थीटा इनटू द डिस्टेंस कवर्ड। सेपरेटली वर्क डन निकाले थे ना, थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग रखो जितने क्वेश्चंस करोगे, एंड प्लीज सी दैट यू आर डूइंग योर क्वेश्चंस इन योर रजिस्टर, वेदर इट इज योर क्लास वर्क और इट इज योर होमवर्क। जस्ट अ सेकंड, कॉपी करो क्वेश्चंस। Start doing your work in a manner that you are in a class, ठीक है? मिटा दो। Okay. Then we have concepts on power. Concepts अभी और बहुत है, but you know work, power और energy एक ही बात है। That is why इसको बोलते हैं work, power and energy। थोड़ी सी दूरी निकालनी होती है, 2 मिनट। What is power? Power is the rate at which work is done. मतलब वर्क ओवर टाइम, ठीक है? This becomes joules per second, which is called 1 watt, and the dimensions would be
m into t minus 2 upon time, which will be m into t minus 3. This is the power. Units of power would be obviously watt or kilowatt. 1 kilowatt is 1000 watt. Units are also commercial horsepower. Horsepower. 1 horsepower is 746 watt. कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है घर में, इतने यूनिट फूक गए, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो एनर्जी में आएगा, वो एनर्जी में आएगा, ठीक है। किलो वॉट आर होता है ना, वो पावर में इतना है। और इन डिफरेंशियल फॉर्म d by dt of force into distance. If force is constant, power is F into d by dt of S. Power is force into velocity. राइट, लो जी। अच्छा, और कंसेप्ट क्या है हमारे पास? एफिशिएंसी जो होती है, चलो, एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन और a motor ईटा बोलते हैं। सो दो बातें हैं यहां पे हमारे पास, वर्क डन बाय द मोटर और वर्क डन ऑन द मोटर। आउटपुट ओवर इनपुट। Output is work done by the motor, कभी कितना काम हो गया, this is work done on the motor. Example, say eta is 30%. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि if the work done on the motor is 100 joules, तो उसमें से सिर्फ 30 joules ही यूज होगा, बाकी वेस्ट हो जाएगा इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, इन ओवरकमिंग द, हर एक मशीन का पार्ट आपस में रब करता है, तो दैट वर्क डन इज वेस्टेड। कोई बेल्ट चलनी है किसी चीज के ऊपर, वो ड्राई हो जाती है, एफिशिएंसी और कम हो जाती है, ग्रीस कर देते हो थोड़ी सी, तो ज्यादा ग्रीस कर देते हो तो वो स्लिप कर जाती है। सो बिल्कुल बैलेंस्ड चीज चाहिए होती है। एफिशिएंसी इज 30%। दिस मीन्स
that out of 100 joules, only 50 joules are used to do work. The rest is wasted in overcoming the various forces such as friction. Let me discuss a few questions with you. कल मैंने बैठ के आपके सारे डाउट्स सॉल्व करके डाल दिए. इफ स्टिल यू हैव अ डाउट, प्लीज लुक अप योर लेक्चर, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डायरेक्टली डाल रखे थे जो आपको मैंने दिए हैं. इफ यू आर मेकिंग योर नोट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस तो आपको वहीं से समझ आ जाएगा. और अगर आपको वहां से देख के नहीं आता, यू वांट एन एक्सप्लेनेशन, यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके पास लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हैं, सारे यूट्यूब में पड़े हैं, वहां जाके देख सकते हो कि भी एट द कॉर्नर ऑफ एवरी लेक्चर लिखा होता है कि इस लेक्चर में क्या है. वो यूट्यूब पे अगर वो डायरेक्टली तो नहीं लिखा होता, उसको ऑन करते हो तो साइड पे एक ट्रायंगल बना होता है, उस पे आ जाता है. मैं तो सीख रहा हूँ खुद, ये फोन का कंप्यूटर या जो भी है. पर if you see the lectures on YouTube which I post on the group पे जो लेक्चर पोस्ट होता है वहां पे लिखा होता है उसके पास फ्रिक्शन लेक्चर 8, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है इस लेक्चर में आज क्या है. अगर आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया तो समझो, जाके ढूंढो पीछे भाई इनर्शियल और नॉन इनर्शियल. सबसे अच्छी बात तो ये है, अभी भी सीख लो, अभी भी सीख लो. वी आर जस्ट हाफ वे थ्रू. अगर आप रोज का काम रोज कर लोगे तो आपके रजिस्टर में टॉपिक आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, मिल जाएगा, उसको पढ़ के ही बात बन जानी है. नाले अगर जो कुछ मैं कई बार बोलता हूं वो आपको अच्छा लगता है एक्सप्लेनेशन में, वो भी आप अपने आप लिख सकते हो. नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि बोर्ड को टेपो मार दिया हो गया जी काम, कोई फायदा नहीं. अगर कुछ मैं बोल रहा हूं वो भी लिख सकते हो, नहीं तो यू कैन गो बैक टू योर लेक्चर एंड हियर इट अगेन. टाइम डिवोट आपने करना है, जितनी बारी कर लोगे उतनी बारी अच्छा लगेगा. आई एम स्टिल लर्निंग आफ्टर 30 years of teaching the subject. I think I do not know the subject. मेरा काम वैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, फिजिक्स सीखना इतना नहीं है. अगर मुझे फिजिक्स सीखनी होती तो पता नहीं मैंने PhD की होती या कुछ रिसर्च कर रहा होता. My interest is to motivate students, each one on his own. लो, ज्यादा क्वेश्चन एफिशिएंसी के हैं. अगर आप अपनी किताब में सॉल्व एग्जांपल्स देखोगे तो वो सर ने ना ईच स्टेप बड़ा लंबा करके किया होता है. आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन आपको ये दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन सारा एक ही स्टेप में हो सकता है. देखो, पहला, this is example 9 on page 372 of the new book. Even if you don't have a book, ऐसे कोई बात नहीं. कहता है एक कार है जिसका मास है 2000 kg, is lifted up by a crane 30 meters in 1 minute. 2000 kg मास, ठीक है, lifted up by a crane. शॉर्ट फॉर्म में मैं क्वेश्चन
लिख रहा हूं, आप भी लिख के रखा करो। In 1 minute. In 1 minute. He says a second crane does the same job in 2 minutes. A second crane does it in 2 minutes. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पावर applied by each crane. And another beautiful question is, theory आ गई है, which crane consumes more fuel? Which crane consumes more fuel? Apart from this numerical, इसमें ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल उसने बनाया, यही थ्योरी है, ये कुछ आना चाहिए। डेफिनेशन थोड़ी पूछनी है आपसे किसी ने। He says there are 2 cranes and the 2 cranes lift a mass of 2000 kg by 30 meters. One crane lifts the mass in 1 minute, another crane lifts it in 2 minutes. पावर कंज्यूम्ड कितनी है और फ्यूल किसने ज्यादा कंज्यूम किया? क्वेश्चन को समझो, ग्रो करो सब्जेक्ट में। सो बेसिकली जो वर्क डन निकालता हूं ना मैं, वर्क डन इज m into g into h. This will be 2000 into 9.8 into 30, जितना भी आ गया। ये कैलकुलेशन मैं किताब में से देख लेता हूं। 5.88 into 10 raised to power 5, चलो जो भी आ गया। पावर mgh upon t, right? So this would be 2000 into 9.8 into 30 upon 1 minute 60. This will come out to be 9.8 kilowatt. 9.8 kilowatt. And the power consumed by the other would be mgh upon T2, which would be 2000 into 9.8 into 30 upon 120. And this is going to be obviously 4.9 kilowatt. वर्क डन दोनों में सेम है, इसलिए फ्यूल कंज्यूम्ड भी सेम होगा। सोच तो रहे होंगे। As the work done by the 2 cranes is the same, therefore they consume the same fuel. वर्क डन सेम है ना, एक ने वही काम जल्दी कर दिया, पावर ज्यादा है उसकी, रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा है। सपोज करो एक सपोज करो डस्टर है, बहुत एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको मैंने दरवाजे तक लेके जाना है, ठीक है, दरवाजे तक ले गया, एक बच्चा जल्दी ले गया, एक बच्चे ने थोड़ी देर लगा दी। द वर्क डन इज द सेम। द पावर, जिसने जल्दी कर दिया उसकी पावर ज्यादा, काम उतना ही करा, फ्यूल उतना ही फ्यूल जल्दी कंज्यूम हो गया, दैट्स इट। तो उसकी पावर ज्यादा हुई। आई होप द डिफरेंस बिटवीन पावर and work is clear. It is the work done
per second? It's a beautiful question. Two cranes have lifted the same mass by the same distance. एक ने 1 मिनट में किया, एक ने 2 मिनट किया. कैलकुलेशन निकाल ले. जरा इसकी क्वेश्चन की थ्योरी समझो. क्वेश्चन में से थ्योरी बना लगेगी. क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया. इसलिए मैं कहता हूं यार क्वेश्चन किया करो. अल्टीमेटली जब रिवाइज करोगे तो आपको नजर आ जाएगा, फ्लिप कर दोगे सिर्फ पेजेस कि यार ये मेरे को आता है, इसमें क्या लिखा हुआ मुझे पता. Logic. Another question. He says that there is a motor which is used to lift an elevator. कुछ भी lift कर सकता है यार. And its total load is 1500 kg to a height of 20 meters. Mass कितना है जी? 1500 kg to a height of 20 meters. In 20 seconds. I hope I'm बिल्कुल ठीक. मोटर ये काम कर रही है. मोटर लिफ्ट्स शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म 1500 kg 20 meters 20 seconds. गिवन क्या आपको कि ईटा इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज 75%. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेट एट विच वर्क इज डन. मतलब ये हुआ कि हमसे उसने रेट एट विच द वर्क इज डन. व्हाट इज द रेट एट विच वर्क इज डन एंड द रेट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. सिंपल. रेट एट विच वर्क इज डन, ये बेसिकली है आउटपुट. जो वर्क डन हो गया, और ये बेसिकली है इनपुट. So rate at which work is done, output m into g into h. Simple. 1500 into 9.8 into 20 upon time. Power error into 20 upon 20. This will come out to be, बुक में ना अजीब ही कैलकुलेशन की होती है फिजूली. 1.47 इंटू 10⁴. 1.47 इंटू 10⁴ वॉट. इस रेट पे काम हो रहा है. 1.47 इंटू 10⁴ वॉट मीन्स कि 1.47 इंटू 10⁴ जूल्स का काम एवरी सेकेंड हो रहा है. वॉट ऐसे मत बोला करो. 1.47 इंटू 10⁴ जूल्स का काम हर सेकेंड हो रहा है. ये मतलब है इस बात का. ठीक है. इनपुट कितने एज एफिशिएंसी इज आउटपुट ओवर इनपुट. Efficiency is 30/100 is equal to 1.47 into 10⁴ over input, or input is
0.47 into 10 raised to power 4 into 100 by 30. ये जरूर ज्यादा आएगी, 1.96 into 10 raised to power 4. ये आ गई थी हमारे पास इनपुट। कैलकुलेशन के अलावा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। He says that the question that you have a motor which lifts a mass of 1500 kg through a height of 20 meters, work done कितना m into g into h, उसने 20 सेकंड लगा दिया, वो पावर आ गई, पर सेकंड आ गया हमारे पास। This is the rate at which the work is done. The rate at which energy is supplied. मोटर में एनर्जी सप्लाई की 1.96 into 10 raised to power 4 watt, इस रेट पे एनर्जी सप्लाई हो रही है, हर सेकंड इतनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, और उसमें से काम कितनी आ रही है, सिर्फ 1.47 into 10 raised to power 4। ये इसकी एफिशिएंसी है। इफ अ मोटर इज 100% एफिशिएंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इट वुड मीन कि जितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है बिल्कुल उतनी ही यूज हो रही है। जनाब ऐसा नहीं होता। ओके, I will explain a reverse question now. दो आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा इसी तरह के। एक रिवर्स क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं जहां आपको एफिशिएंसी निकालनी है। यहां एफिशिएंसी दी हुई थी, He says water is pumped out from a well, बड़े प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है, 10 meter deep by means of a pump rated 10 kilowatt. A pump rated 10 kilowatt. पहले इस बात का मतलब समझो। हमेशा पर सेकंड काम दिया होता है, भी कितना कर सकती है मशीन या कितना दे सकती है। 10 किलोवाट, 10 किलोवाट मींस 10,000 watt, which means 10,000 joules per second। कि ये मशीन आपको 10,000 joules पर सेकंड का काम दे सकती है। ठीक है, सोच के देखो जरा, आप जितनी देर चलाओगे उतनी देर आपका वर्क हो जाएगा। पावर दी हुई है ना, वर्क इज पावर इनटू टाइम, पावर इज वर्क ओवर टाइम, वर्क इज पावर इनटू टाइम। अगर पावर इनटू टाइम बोलोगे ना तो मजा नहीं आता। इट इज 10,000 joules पर सेकेंड। हम अगर 24 सेकेंड्स के लिए चलाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 24, यूनिटरी मेथड। जस्ट फील दैट द पावर इज 10 किलोवाट। इस बात का मतलब क्या है, समझ आई बात की? एक पंप है जिस विच इज रेटेड 10 किलोवाट एंड इट इज पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वेल 10 मीटर डीप। Pumps out water from a well 10 meter deep. 4,200 kg of water is pumped out every minute. हर मिनट में 4,200 kg वाटर बाहर आ जाता है। फाइंड इट्स एफिशिएंसी। अब सबसे पहली बात, हमें दिया क्या होगा, ये 10 किलोवाट क्या दिया होगा, आउटपुट दिए कि इनपुट दिए? इनपुट दिए। आउटपुट पता क्या है? आउटपुट है हमारे पास कि 4,200 joule, 4,200 kg of water into G into 10। ये आउटपुट है, ये आउटपुट है।
आउटपुट का बेसिकली मतलब है द वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ आपके पास, m into g into h, force into distance, 4200 into 10 into h कितना है, h भी 10 है और वो भी 10 है, चलो ठीक है, गलती तो नहीं की मैंने, और वो भी 10 है, 10 मीटर डीप है, 10 किलोवाट है, और जी की वैल्यू भी 10 है हमारे पास. दिस विल बी 4.2 into 10 raised to power 5 joules. पावर कितनी होगी, पावर इज 4.2 into 10 raised to power 5 अपॉन टाइम कितना लगा, एवरी मिनट 60. तो ये आ गई हमारे पास 7 into 10 raised to power 3 watt. which is 7 kilowatt. सो आउटपुट पावर है जी 7 किलोवाट, ये इनपुट पावर है 10 किलोवाट. एक पंप है वो कहता है कि मैं 10,000 जूल्स पर सेकेंड पे काम करूंगा, मिला कितना, 7,000 जूल्स पर सेकेंड. तो एफिशिएंसी कितनी हुई, 7 by 10 which is 0.7 और 70%. और 70%. काफी एफिशिएंसी है जी. फिर भी आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आउटपुट एंड इनपुट. लो एक और सवाल करते हैं. रिमेंबर, वर्क डन ऑन द पंप, दैट इज इनपुट है. ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको एज एन होमवर्क दूंगा. लेट्स सी a beautiful question. He says we have a train which starts from rest at one side. Efficiency वाला यार एक NCERT क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा. The NCERT क्वेश्चन. चलो मार्क करा किया हुआ है मैंने, आपको एज एन होमवर्क दूंगा, मैंने करवा दिया. कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा. एनसीईआरटी है. He says that there is a train which starts from rest at one station, accelerates uniformly and attains the speed v. Train starts from rest, accelerates uniformly to a speed v, Accelerates uniformly to a speed v. to a speed v मतलब समझ गए, accelerates uniformly and attains the speed v. चलो ऐसे समझ आ गया, and attains the speed v. आगे क्या कह रहा है? Then travels with. Then for some time it travels with this speed for some time, and then retards uniformly to rest. so, इस तरह ही होता है. He says that if R is the resistance of the track
and the duration of uniform motion is half the time for given time for uniform motion is half the time for total journey. हर क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके के साथ हमारा ब्रेन एक दूसरी तरह यूज करवाता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. He says if R is the total resistance, then find the power supply. क्वेश्चन को समझो पहले, ठंडा दिमाग. क्वेश्चन को समझो, ठंडा दिमाग. Let me have some water. क्लास में बच्चे पूछते हैं ना, सर मैडम मैं गो टू हैव वाटर. Children, may I go and have water? Look, I'm back. Look, I have a small chair also, which can revolve. पहले दिखाई मैंने आपको. I usually sit on it and explain things. You have a train which starts from rest, accelerates uniformly, speed बढ़ेगी और attain होगी v. जब वो attain होगी उसके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से चली, इसी यूनिफॉर्म स्पीड से चली, फिर रिटार्ड कर गई और रेस्ट पे आ गई. एंड ही सेज दैट द टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन की जितनी देर वो यूनिफॉर्म मोशन में थी इज हाफ द टाइम फॉर टोटल जर्नी. टोटल जर्नी का टाइम अगर t है तो यूनिफॉर्म मोशन का टाइम सिर्फ t/2 है. टोटल रेजिस्टेंस, हवा का भी रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन भी है, total resistance is R. Then find the power supply from the engine. Here we are. बस इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है. मैं ना यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन का ग्राफ बना लेता हूं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यूनिफॉर्म एक्सीलरेट किया, ये स्पीड अटेन कर ली, यूनिफॉर्म स्पीड से गया और ये रिटार्ड कर दिया. यही ग्राफ है ना. Uniform acceleration, it's a velocity time graph. Uniform motion, uniform retardation. He says in the question that this is the time for a total AT/2. AT/2. ठीक है. टोटल रेजिस्टेंस R, पावर निकालनी,
टोटल वर्क डन मेरे को बताओ, मैं किस तरह निकालूंगा? सबसे पहले मैं निकालता हूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और ओवरकम क्या करना है? रेजिस्टेंस क्या है? फोर्स। टोटल रेजिस्टेंस ऑफर, ये जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर है इसका मतलब है अपोजिंग फोर्स। रेजिस्टेंस का क्या मतलब? जो चीज रोक रही है। सो रेजिस्टेंस मींस अपोजिंग फोर्स। सो क्वेश्चन दिमाग में सिंपल हो गया जी, अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वर्क डन आ जाएगा। पावर पूछिए अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड इज एरिया अंडर, पता क्या है ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप ये कुछ थोड़ी लिखोगे, आप फटाफट एरिया निकाल लोगे यार, आपको पता लग जाएगा। वहां लिखना नहीं है, स्कूल एग्जाम में आया तो लिखना है। इसलिए आपको आना चाहिए। जितनी देर मैं लगाता हूं उतनी देर थोड़ी लगनी है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। एमसीक्यू हुआ तो नहीं लिखना, रफ में कर रहे हो। एरिया ट्रेपीजियम के एरिया हाफ into height into sum of parallel sides. Area of trapezium is half into height into sum of the parallel sides. ये आ गया जी हमारे पास हाफ v into 3t/2. So ये आ गया 3vt upon 4. वर्क डन कितना होगा? 3vt अपॉन ये वर्क डन इज अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा चलो, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये एन व्हिच इज r इनटू 3vt बाय 4। ये आ गया जी हमारे पास। और पावर कितनी होगी? This would be work upon time, which is 3vtr over 4t, which is 3vr upon 4. So thought process question के बाद मैंने देखो क्या है, करना कुछ भी नहीं है आपने। आज जितने क्वेश्चन कराए हैं पेपर में आएगा तो मैं कौन सा डालूंगा? ऐसा वेरिएबल फॉर्म में, न्यूमेरिकल नहीं होता। न्यूमेरिकल डज नॉट मीन कि भाई वैल्यूज हैं, वो कम आता है। इस तरह आता है क्वेश्चन, वेरिएबल फॉर्मेट में आता है क्वेश्चन, ताकि हमने आपकी थ्योरी चेक करनी है और आपका थॉट प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन। थ्योरी डज नॉट मीन डेफिनेशन ऑफ पावर, इट मीन्स योर थॉट प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन। Low, boys and girls, I think we can call it a day. And tomorrow we have some more beautiful concepts about power. Right? Enjoy your work. That's it. बहुत हो गया आज का। चलो, मन तो कर रहा है 2 क्वेश्चन कराने का, रहने दो। चलो छोड़ो। Enjoy yourself, please. Complete your work.